समाज का प्रेशर। आज का जो पॉडकास्ट है, वैसे तो ये पॉडकास्ट मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये जो सोसाइटी का प्रेशर है, ये प्रेशर क्यों है और ये कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से चर्चा होनी बाकी है। तो पॉडकास्ट पे आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रिसेंटली आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहा था। आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि अगले साल हम यूएस दोबारा चंद्रमा पे जाने का लॉन्च करेगा। 2022 में उसने खाली रॉकेट भेजा था। 2024 में लोग बैठेंगे और रॉकेट में और उस शटल पे बैठ के दे विल गो एंड सर्कल अराउंड द मून एंड कम बैक। दिस इज द फारदेस्ट, अभी तक कोई गया नहीं है, इतने आगे कभी इंसान गया नहीं, क्योंकि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो सब तो वहीं उतरे थे नीचे ही, बट ये पूरा चक्कर लगा के आएंगे मून का। तो पीछे का जो हिस्सा है वो देख के आएंगे। फिर 25 में सबसे खतरनाक जो आर्टेमिस थर्ड है वो बहुत खतरनाक है। तो मुझे लगा थोड़ा सा इंट्रीग होगा आपको, तो बता देता हूँ। 2025 में यूएस में कम से कम 4 से 5 लोग मून लैंड करेंगे आफ्टर 50 ईयर्स, 50 साल बाद। सोचो, ऑलमोस्ट 30, 50 साल बाद वापस सोचो, वापस मून लैंड हो रही है 2025 के उसमें। अभी रिसेंटली जब चंद्रयान गया था तो कई लोग, मैं इंक्लूडिंग मी, कई लोगों ने ये सोचा होगा, अरे यार अभी वो चंद्रयान वहाँ पे चल रहा होगा। चांद पे देख के आपने सोचा होगा, अरे यार चांद को देखा आपने, यार वहाँ पे भी चल रहा होगा। सोचो जब ये हो रहा होगा कि वहाँ पे इंसान चल रहे हैं, तो कितना भयंकर एक वो होगा। आर्टेमिस 3 जब लॉन्च होगा तो अंदर से कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट और डर होगा। और अगर कुछ भी हो गया तो सोचो, वो अगर ये मर भी जाते हैं वहाँ पे, तो वो वहीं लाश उनकी घूमती रहेगी, मून के ऑर्बिटिंग करती रहेगी। सोचो, फिर आर्टेमिस 4 लॉन्च होगा, फिर शायद वो लेके आएगा उनकी लाश को। अच्छा, इसमें कितने लॉन्च हो रहे हैं ये समझना पहले ज़रूरी है। करीबन आप समझ लीजिए 15 से लेकर 16 कुछ लॉन्चेस होने वाले हैं, जिसमें तो ये तीसरा लॉन्च जो होगा जिसमें आर्टेमिस उड़ेगा और वहाँ पे आदमी को लेके जाएगा, आदमी नीचे उतरेगा, 6 घंटे मून पे रहेगा। पहली बार ये होगा कि कोई 6 घंटे मून पे रहेगा शायद। उसके बाद वो वापस वहाँ से लेके थोड़ा बहुत लेके वापस आ जाएंगे। अभी क्यों हो रहा है इसको पहले समझना ज़रूरी है कि दोबारा क्यों जा रहे हैं। गए तो थे एक बार, दोबारा क्यों चले गए, ये भी समझना ज़रूरी है। फिर आर्टेमिस 4 लॉन्च होगा। वो क्या करेगा, ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो हमारा अर्थ के ऊपर है, जो अभी उड़ रहा है, वो वहां पे लगाने का प्लान है मून के ऑर्बिट में। तो वो एक हिस्सा, पहला हिस्सा जो होगा वो वहां पे लगा देंगे और वो ऑर्बिट करता रहेगा। फिर ये लोग वापस नीचे उतरेंगे और इस बार 6 दिन नहीं, इस बार 10 दिन तक रुकेंगे। फिर उसके बाद आर्टेमिस 7 लॉन्च होगा। उसके बाद यही होगा, वो क्या करेगा, ISS का दूसरा हिस्सा लेके जाएगा और वो उसमें लगा देगा और उसके बाद नीचे उतरेगा 20 दिन के लिए। फिर वो दूसरा जाएगा, फिर 30 दिन के लिए उतरेंगे, तीसरा हिस्सा लगा देंगे। ऐसे ही करते करते 8वां जाएगा, चौथा। तो पूरा का पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहाँ पे बना देंगे उसको। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से वहाँ पे जाके लोग मून पे नहीं उतरेंगे, कुछ लोग वहाँ पे रुकेंगे, उसी ISS में रुके रहेंगे, जो ऊपर उड़ता रहता है, ऑर्बिट करता रहता है मून को। अभी जिनको नहीं पता है, सिर्फ ISS अर्थ के चक्कर लगा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसके अंदर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें पड़ी रहती हैं, हमेशा से ही, शुरू से ही पड़ी रहती हैं। तो वो लगाएगा। अब वो इन्होंने ISS बनाना है मून पे। नंबर आर्टेमिस प्रोग्राम जो है, जो कि अपोलो की ट्विन सिस्टर का नाम था। बाय द वे, अपोलो नाम जो पड़ा था वो एक कोई रोमन कुछ थे, कुछ एम्पायर थे, व्हाटएवर जो था उस वक्त, या कुछ ग्रीक कुछ समथिंग कुछ थे, तो उसका अपोलो एक कोई था, उसकी ट्विन सिस्टर है आर्टेमिस। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है। अब आपके होश उड़ेंगे। अब ये क्या किया इन्होंने, यहां से उठा के ले गए वहां करके, उसके बाद लगाया, फिर सब कुछ किया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना दिया बड़ा सा,
नीचे क्या बोलते हैं, ट्रक उतारेंगे वहाँ से और ट्रक वक्त छोड़ के जाएंगे। मतलब जैसे ये आर्टेमिस तीसरा जो होगा लॉन्च, इसमें सिर्फ आदमी जाएगा, आदमी 6 घंटे रुकेगा और चला आएगा। वहाँ पे तो कुछ 2-3 चीज़ें छोड़ के, छोटी मोटी चीज़ें छोड़ के आनी है। उसके बाद जो चौथा प्रोग्राम होगा, 5वां, वहाँ से ऑनवर्ड्स, ये सिर्फ ISS का हिस्सा नहीं लेके जाएंगे यहाँ से। ये क्या करेंगे कि ये नीचे उतरेंगे और लंबे समय तक भी रहेंगे और कुछ बड़े बड़े सामान छोड़ेंगे वहाँ पे, जैसे ट्रक छोड़ दिया या कार छोड़ दी, या जो वहाँ पे बना के जो लेके जाएंगे ये लोग, या बहुत सारी और भी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें छोड़ेंगे, फिर बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ते जाएंगे। तो ऐसे करके 15 या 14 प्रोग्राम लॉन्च होने वाले हैं। बाय द टाइम 15वां लॉन्च होगा 2033 आ जाएगा, 2033 और 34 आ जाएगा। अब देखो क्या होने, अब आपके होश उड़ेंगे। अब तक 2033 तक ये लोग पूरा एक बिल्डिंग बनाने की सामग्री वहां पहुंचा देंगे और पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन है वो सब वहां पहुंच चुका है 2033 तक, धीरे धीरे। और वहां पे 2034 तक आते आते एक 2 BHK या 3 BHK का कमरा, मैं इसको बहुत लेमैन भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है, वहां बना देना है उनको। 2 से 3 BHK का कमरा जिसमें लोग रह सके और बाहर जो है बाकी काम होते रहेंगे। कार वार तो चली गई, 10-12 कारें चली जाएंगी, 10-12 ट्रक चले जाएंगे और कमरे उन्हें चले गए। सीमेंट चला गया, मतलब ईंटा सीमेंट यहां से उठा और वहां चला गया। 2034 तक मेरे होश उड़ गए देख के कि 2034 तक कम से कम 2 BHK तो बन ही जाएगा और 2040 तक आते आते ये पूरी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर में एक पूरा बंगला बना देंगे, विला बना देंगे और छोटे छोटे झोपड़ियां बना देंगे, व्हाटएवर जो भी है। और उसमें कम से कम 1000 से 2000 एस्ट्रोनॉट्स रह सकेंगे, जो साइंटिस्ट हैं। फिर क्या होगा जब ये बन जाएगा, तो हर एक एस्ट्रोनॉट, अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने रुकता है, 8 महीने रुकता है, 12 महीने रुकता है, वैसे ही ये एक साल आपको वहां पे मून डूम बोलते हैं उसको, मून डूम जो घरों का नाम है, मून डूम में रुकना होगा और वहां पे अपनी रिसर्च करनी होगी। जिसको बाहर जाना है वो क्या करेगा कि सबसे पहले हेलमेट लगाएगा, सब कुछ करेगा और बाहर जाके वो अपना RCB की जो क्रेन है वो चलाएगा, लेकिन हेलमेट पहन के। अब होश उड़ेंगे यहां से। इलॉन मस्क ने कहा था कि ये पूरा होना है, और सारी चीज नासा ने बोला था ये होना है। अगर ये चीज सक्सेसफुल हो जाती है, जो कि 110% नेक्स्ट 10 ईयर्स में होनी है, तो क्या होगा कि वहां से फिर वो बेस बना के वहां से फिर मार्स की तरफ, यही सेम चीज जो प्रक्रिया बताई जा रही है, ये मार्स की प्रक्रिया होगी। तो ये है सारा का सारा खेल इनका। और ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन लगते हैं मून तक पहुंचने में हमें। मार्स में पहुंचने में आई थिंक हमें 6 महीने लगेगा, 6 महीने जिस हिसाब से हमारी स्पीड अभी है, 6 महीने लगेंगे। तो ये है पूरा का पूरा मामला। तो वहाँ से फिर ये मार्स की तरफ जाएंगे। और ये तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं बहुत स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है मेरा और शुरू से ही रहा है। और जब से स्पिरिचुअलिटी में मैं आया हूँ तब से अंतरिक्ष में और ज़्यादा बढ़ गया है, नेचर में बढ़ गया है, वाइल्ड लाइफ में बढ़ गया है। टाइगर के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली हैं जो मज़ेदार हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लायन को जंगल का किंग बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में लायन कभी जंगल में रहता नहीं है। लायन सवाना में रहता है, यानी जो स्ट्रेच लैंड्स होते हैं वो होता है, उसमें रहता है। और टाइगर जो है वो जंगल में रहता है, अकेले रहता है। लायन कभी अकेले नहीं रहता। लायन शिकार नहीं करता है। लायन जो है वो शिकार नहीं करता, उसकी बीवियां शिकार करती हैं, मतलब वो बीवी का कमाई खाता है लायन। शेर जो है वो शिकार नहीं करता है, शिकार खुद ही करता है। और बाघ जो है वो शिकार खुद ही करेगा और अकेले रहता है। जब वो मीटिंग करता है तभी वो रहता है। इनफैक्ट एक और बड़ी इंट्रीग चीज आपको बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई टाइगर सेक्स कर रहा है किसी के साथ, और टाइग्रेस को एक ऐसा टाइगर मिल गया जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो पेट में ही बच्चों को मार देती है टाइग्रेस अपने आप। उसका मैकेनिज्म होता है उसका, वो पेट में बच्चों को मार देती है
और उसके बाद वो उससे संभोग कर लेती है जो स्ट्रॉन्गर टाइगर है, जिससे उसके बच्चे अच्छे हो सके, सर्वाइव अच्छे कर सके, क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए करती है। फिर जब वो पुराना वाला टाइगर वापस आता है, कहता है हम तो बाप बन गए, हमको चलो साथ में। जैसे ही वो सूंघता है एक स्निफ में, वो ये बता देता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। सोचो, आप बता पाओगे? आपको डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके फेरोमोन्स होते हैं उसमें, तो वो सूंघ लेता है और तुरंत इमीडिएटली उसी समय बच्चा मार डालेगा वो, तुरंत इमीडिएटली, अगर वो किसी और का बच्चा हुआ तो। ये बड़ा टाइगर का बिहेवियर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। टाइगर के कुछ ऐसे ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे कि अगर टाइगर आसपास है और चेतावनी देना है उसको, तो वो ग्राउलिंग करता है, ऐसे करेगा। और अगर उसको अटैक करना है तो वो ग्राउलिंग नहीं होती, वो सीधा अटैक ही होता है, उसका एक अलग बॉडी लैंग्वेज है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइगर के बारे में फैसिनेट है। वाइल्ड लाइफ, ये सब जो चीज़ें, इसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ना स्टार्ट किया और समझा। एनीवे, तो ये आर्टेमिस प्रोग्राम है। 2024 यानी नवंबर में या तो ये लॉन्च होगा, नहीं तो 3 महीने लेट जनवरी में लॉन्च होगा। उस वक्त आप लोग की दिल की धड़कनें धड़कती रहेंगी कि कहीं कुछ हो ना जाए। वैसे इसमें तो उतनी नहीं धड़केगी। 25 वाला जो होने वाला है, मून लैंडिंग, जहाँ पे आप अपने मून पे देखोगे, कहोगे हाँ वहाँ पे आदमी है इस समय, तो वो भी बहुत एक्साइटेड होने वाला है। एनीवे, समाज का प्रेशर बना कैसे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा ना, तो आपने कुछ नहीं समझा। समाज पिछले 10,000 साल में गलत फहमियों में ही जी रहा है, और वही गलत फहमी अपने बच्चों में डाल दी जाती है। इस गलत फहमी को माया कहते हैं, क्योंकि माया में ही यह समाज जीता है, गलत फहमी में ही यह समाज जीता है। फिर उस माया को वो सर्वोपरि चीज बना देता है, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द वर्ल्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, जब नील आर्मस्ट्रांग या किसी का था, जो लोग गए थे अपोलो 17 या 18 में या 16 में, आपने देखा होगा, तो बहुत ही खतरनाक, आप विश्वास नहीं करेंगे। मून में जब वो खड़े थे तो बोल रहे थे कि ऐसा एहसास होता है सामने देखते हुए अर्थ को, कि ग्लोबल कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ जाती है। मतलब आप वहां पे हो जाते हो, जो वास्तविकता है वहां, वो आपके अंदर एंटर होती है जब आप वहां खड़े होकर देखते हो। क्योंकि वहां से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उन्होंने बताया कि एकदम पैटी लगती है, एकदम टाइनी लिटिल कीड़े की तरह, कुछ है ही नहीं वहां पे खड़े होकर कोई भी इंसान, अगर कोई वहां पे खड़ा है और पृथ्वी को देख रहा है, कोई भी इंसान होगा, चाहे कितना भी शैतान होगा, लेकिन उसको एक हिल जाएगा, वो उसके अंदर या में उसका सारे इल्यूजन, सारे भ्रम टूट जाते हैं। उन्होंने बताया कि जो जितनी भी कंडीशनिंग है, जो कुछ भी सिखाया गया है, वो सब भूल जाता है आदमी, और एकदम से ग्लोबल कॉन्शियसनेस में समा जाता है। मतलब जो वास्तविकता है, जो एक्चुअली चल रहा है, एक है कि एक पृथ्वी के अंदर जो चल रहा है लोगों के मन में, वो सब झूठ है। हम सुबह उठते हैं, हमारे दिमाग में चलता रहता है, अरे यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना, अरे ये इतने नुकसान हो गया, उसके उतने का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। जिसका बच्चा नहीं हो रहा है उसको आप मून पे ले जा खड़ा कर दो, वो भूल जाएगी। वो कहेगी बच्चों के लिए मैं एक बच्चा नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं इतना परेशान हो रही थी। ये तो बिल्कुल बेवकूफों वाली, क्योंकि ग्लोबल कॉन्शियसनेस आ जाती है वहां पे। आपको आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है। एक आदमी जो चंद्रमा पे खड़ा है, उससे आप कॉन्शियसनेस की बात करोगे, उसको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा आत्मज्ञान क्या होता है। लेकिन एक आदमी जो पृथ्वी के अंदर है और बैठा हुआ है रूम के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर, जिसमें कल भूकंप भी आया था, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि क्या होने वाला है। कल भूकंप आया मेरे घर में मैं 16वीं मंजिल पे रहता हूं। तो पहले मैं लेटा हुआ, मैंने कहा यार क्या ये हिल क्या रहा है ऐसे। फिर मैंने देखा पंखा तो नहीं हिल रहा, पंखा हिला नहीं, क्योंकि पंखा वो जब ज्यादा तीव्रता का होता है तब होता है। हिल रहा, हिले जा रहा भाई। बहुत लंबा भूकंप था, मतलब ऑलमोस्ट 20 to 30 सेकेंड्स का भूकंप था, इतना खतरनाक भूकंप। और मेरी
मतलब मैं सोच रहा था कि अब क्या करना है, तो मैंने कहा मैं लेटे ही रहो, साला क्या करना, लेटे ही रहो। मैं लेटा रहा, फिर मैंने कहा अगर ज़्यादा ये हिलेगा तो टेबल वेबल के नीचे चला जाऊंगा। तो ये इतना मैंने सोच पहले ही रखा था, लेकिन मेरा ये कोई प्लान नहीं था कि मैं भागूं। भागने का फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार जब तक वो हिल रहा तब तक आप भागोगे नहीं, भागोगे आपका सर ऊपर से नीचे कुछ गिरेगा, सर पे लड़ जाएगा, खत्म हो जाओगे वहीं पे। इसीलिए जब अर्थ को एक हो रहा है, क्वैक आ रहा है, आप समझ लीजिए यू विल बी गॉन। इनफैक्ट मून क्वेक्स भी होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो बनाना है हमें, कि जो मून क्वेक्स हैं उसको समझना ज़रूरी है पहले हमें। मून क्वेक्स जो है वो उस घर को गिरा सकते हैं, जो घर हमारा है वहाँ पे बनेगा मून में। और इसकी वजह से 2 मंजिला बिल्डिंग बनाना अभी अलाउड नहीं है वहाँ पे मून में, धीरे धीरे चालू होगा। खैर, हम और आप अगर ज़िंदा रहे तो हम 2033 में भी पॉडकास्ट करेंगे, और तब तक तो काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे ज़िंदगी में। बट एनीवे, चित्त कभी बदलता नहीं है। कॉलेज के 5 साल बीत जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं नहीं बदल रहा हूँ। आपके सामने सब कुछ बदलता रहेगा, शरीर बदलेगा, शरीर में झुर्रियाँ आने लगेंगी, लोग बदल जाएंगे। आप कहीं किसी रोड से गुजर रहे हो, बगल में बिल्डिंग बन जाएगी, आप कहोगे पहले यहाँ बिल्डिंग नहीं थी, अब बिल्डिंग आ गई, डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में डेवलपमेंट होने से क्या मतलब, बदल गया? नहीं, आप नहीं बदले हो। ठीक है, तो ये जो समाज का जो प्रेशर है ना, ये जो है ये बहुत खतरनाक है। ये एक ऐसे जहर की तरह है जो आपके अंदर बसा हुआ है। समाज का जो डिजायर का प्रेशर है, समाज के डिजायर का प्रेशर आपके ऊपर है। समाज को आपको डॉक्टर बनाना है। अगर आप समाज में डॉक्टर नहीं बने तो आपको हर कोई नीची सोच से देखेगा। ठीक है, समाज को आपको आईएएस आईपीएस बनाना है। ये समाज का डिजायर का प्रेशर जो है, ये बनता कैसे है? ये बनता है गलत फहमियों से। और ये गलत फहमी कब से चलती चली आ रही है? ये गलत फहमी होती है कि ये संसार जो है वो कैसे काम करता है। एक्चुअली ये संसार की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी खुद की है। ये इंटरप्रिटेशन जो है आपकी खुद की गलत है। कि हमें कुछ अचीव होता है, हम कंप्यूटर खरीदते हैं, फिर हमें लगता है कि हमें ये खरीदना है, फिर हमें ये खरीदना है, फिर हमें ये खरीदना, बिकॉज हमें लगता है कि अगर हम वो खरीद लेंगे तो हम वो चीज़ अचीव कर लेंगे। पर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लेजर केक एंड फ्रीडम केक। ये प्लेजर केक और फ्रीडम केक एनालॉजी जो है, केक एनालॉजी जो है, ये मैं बहुत इंटरेस्टिंगली इसको बात करता हूँ इसके ऊपर, कि जैसे कि आप 2 केक इमेजिन करो अपने सामने, चॉकलेट केक सामने रखे हुए हैं आपके बेड के ऊपर। जैसे ही आप एक केक से कुछ काटते हो, राइट साइड वाला केक अपने आप कट जाता है। अब ये राइट साइड वाला केक क्यों कट रहा है? ये क्वांटम एंटांगलमेंट है। ये एक्चुअली क्या होता है कि मैं बताता हूं। देखिए, इसमें क्या है कि जैसे आपने मुझे थप्पड़ मारा तो ऑटोमेटिकली आपको थप्पड़ लग जाएगा, ये उस टाइप का है। वैसे ही होता है। आपने कोई केक काटा, समाज का जो है वो, आपने डॉक्टर बने आप, तो आपको लगता है जिंदगी, आपके अंदर एक भ्रम है कि जिंदगी ये हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली वो जो भासता है वो एक्चुअली भास रहा है सिर्फ, वो एक्चुअली रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है। डॉक्टर बनने के बाद और भी चैलेंजेस आते हैं, आप वहां रुकोगे नहीं, आपको कुछ और बनना होगा, कुछ और बनना होगा, कुछ और बनना होगा, कुछ और। कोई डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है, क्योंकि हर एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचते ही पहले तो ये पता चलता है कि ये डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है, उसके बाद ये पता चलता है कि ये सब भ्रम है। इसको माया बोलते हैं कि अब ये डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है, अब वो डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो आपको एक एंडलेस रेस है, आप भागते चले जा रहे हो। आप एक जगह पहुंचे, आपने कहा हाँ डेस्टिनेशन, अरे ये नहीं है, वहां पे। तो आप डॉक्टर बने, अरे नहीं डॉक्टर नहीं, अब सर्जन बनना है। सर्जन बने, अरे यार ये करना है, अब वो करना, अब घर में ये हो जाए, घर में वो हो जाए, कुछ ना कुछ। आप जैसे ही आप प्लेजर केक से कुछ भी काटोगे, फ्रीडम केक आपका कट जाएगा। मतलब क्या, ये प्लेजर केक और फ्रीडम केक एक अलग कॉन्सेप्ट है, पहले इसको भी समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि प्लेजर केक और फ्रीडम केक जो है वो दोनों आपस में क्वांटमली इंटैंगल्ड है। ठीक है, क्वांटम लेवल पे। तो जैसे ही आप प्लेजर केक काटते हो, फ्रीडम केक कट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीडम क्या है, पहले ये समझना जरूरी है।
देखिए, मैं इसकी कहानी बहुत अच्छी हमेशा से सुनाता आ रहा हूं, फिर से सुनाऊंगा, और इसको बार बार ये अच्छे से आपके अंदर एम्बेड होना जरूरी है। श्याम मुंबई गया एक्टर बनने। वहां पे उसको उस लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की ने उससे कहा कि मेरे पापा मेरी अगली साल शादी करा देंगे, प्लीज तुम कुछ कर लो। श्याम का बचपन से गोल था एक्टिंग करने का, लेकिन लड़की से भी प्यार करता था। लड़की को कैसे छोड़े, उस जाने मन जाने जहां को कैसे छोड़े, क्योंकि वो उससे अटैच था, उससे मोह माया में ग्रसित था। अब वो फंस गया, लेकिन एट लास्ट उसने डिसीजन यही लिया। आखिरी में उसने क्या निर्णय लिया, उसने कहा ठीक है, तुम्हारे बाप तेरे को शादी करा रहे हैं, मैं जॉब कर लेता हूं। एक तरफ है प्लेजर केक, जैसे ही आपने उस लड़की को अपनाया, शादी किया, तो इधर आपका फ्रीडम केक कट गया, मतलब एक्टिंग का केक कट गया। यही चीज होती है लाइफ में आपके साथ, ये समझना जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ कि अब शादी हुई तो बच्चे भी होंगे, तो बच्चे हो गए, तो उसका और एक बच्चे का लिया। पहला केक क्या काटा, पहला उसने क्या निकाला, पहला उसने कौन सा केक काटा, प्लेजर केक का एक हिस्सा काटा, वो था लड़की। उसके बाद प्लेजर केक का दूसरा हिस्सा काटा, वो था लड़का पैदा करना है। बच्चा तो पैदा हो गया, पर और बाउंड हो गया। बाउंड ऑफ व्हाट, बाउंड ऑफ नो फ्रीडम। करना क्या था 15 साल से, एक्टिंग करना था, वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मोह माया में ग्रसित हो गए। आप देखो किस तरीके से बांधता है ये। इनफैक्ट जो आदमी अमीर है वो भी शादी कर रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आप लोग कहोगे नहीं नहीं नहीं, यहां तो आप वो बात कर रहे हो कि उसके पास पैसा नहीं था। अगर पैसा हो तो, अरे भैया पैसा अगर हो तो उसकी, अब सुनो उसकी कहानी क्या है। एक आदमी शादी हुई, उसके घर में हीरे जवाहरात ऐसे ही आप एंटर करोगे ऐसे नीचे पड़ा रहता है, तो काम वाली आती, जो भी उठा के ले जाए तो कोई मतलब नहीं, उठा ले जाओ। इतना पैसा, अपार पैसा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी था वो। उसकी शादी हुई, उसकी शादी हुई। अब उसने 2 साल तक ख्वाब देखा। कौन सा ख्वाब? बच्चा पैदा करने का, कि मेरा बच्चा होगा, मेरी आंखें होंगी, मेरे हाथ होंगे। दोनों बैठ के 2 साल तक अपने बच्चों के नाम सोचते रहे कि ये नाम रखेंगे, ये नाम रखेंगे। 2 साल बाद क्या हुआ कि पता चला कि उसकी बीवी को बच्चा हो ही नहीं सकता। अब लगाओ पैसा, अब कौन सा पैसा लगाओगे? अब तुम परेशान हो। अब बताओ इसमें कहां फाइनेंशियल आ रहा है, इसमें कैसे, देखो कैसे माया ने पकड़ा आपको। क्योंकि आपके अंदर एक डिजायर था, वो एक बर्निंग कंपल्सिव डिजायर था। उस बर्निंग कंपल्सिव डिजायर की वजह से ये सफरिंग हो रही है। अब इसमें कौन सा पैसा काम आएगा, मुझे बताओ। तो ये जो प्लेजर केक है ना, ये डिजायर केक है एक्चुअली। जैसे ही आप एक डिजायर काटते हो, आप कहते हो मुझे एक डिजायर चाहिए, अब आपकी सफरिंग की शुरुआत चालू हो गई। और इसी वजह से आदमी इतना बाउंड हो जाता है इसमें कि वो अपने डिजायर को अचीव करने के चक्कर में ऑटोमेटिकली हर एक केक के साथ एक केक डिलीट करवाता जा रहा है फ्रीडम केक से। आपने एक केक का हिस्सा निकाला पहले केक से, तो दूसरे केक में ऑटोमेटिकली कट जाएगा आपका। तो आदमी को शुरू से गलतफहमी होती आ रही है कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ हैप्पीनेस, जबकि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग है। हैप्पीनेस है ही नहीं आ गई। अब आप कहते हो कि अगर ये सफरिंग है तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? लोगों को इसलिए समझ में आता है, इसी को गलतफहमी बोलते हैं। ये माया है, इसको माया बोलते हैं। पिछले 10,000 साल से हर एक बच्चा पैदा होता है और हर एक बच्चे को एक बोझ दे दिया जाता है, बोझिल कर दिया जाता है कि तुझे अब ये करना है वरना तू चूतिया है। जबकि मेरे साथ अगर आप खड़े हो, आज मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हो,
तो आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा। इनफैक्ट मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मज्ञानी की बात कर रहा हूं। अगर आप अद्वैत वेदांता में स्थित हो, अगर आप आत्मज्ञान में स्थित हो, तो आप ये चीज देख पाओगे, नहीं तो आप कभी नहीं देख सकते। इनफैक्ट आत्मज्ञान में स्थित होने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पॉडकास्ट सुनना है और आप इस पॉडकास्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। आपके अंदर गलत फहमी है, जो कुछ भी आपको चाहिए ना उसको लेके गलत फहमी है और प्रेशर है। वो जो प्रेशर है वो सिर्फ आपका प्रेशर नहीं है, वो प्रेशर समाज का प्रेशर भी है। तो इस पॉडकास्ट में मैं समाज के प्रेशर की बात कर रहा हूं, समाज के डिजायर का प्रेशर कि बेटा घर तो होना ही चाहिए। तुम्हारे दोस्त ने घर ले लिया, अब देखो कैसे समाज का प्रेशर बिल्डअप होता है। फिर से एग्जाम्पल सुन लो, एग्जाम्पल का बादशाह हूं मैं, कोई मेरे बराबर एग्जाम्पल नहीं दे सकता, सबकी चड्डी उतार दूंगा मैं। सुनो, घमंडी बहुत हूं, मजाक कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। तुम्हारे दोस्त ने कार ले ली, तुम्हारे मामा के लड़के ने जमीन ले ली, तुम 35 साल के हो, तुम्हारे बड़े भाई ने एक बंगला ले लिया, तुम्हारे छोटे भाई ने एक अच्छी सुंदर लड़की से शादी कर ली। अब तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर बन रहा है पता है तुम्हें? इसको प्रेशर बोलते हैं। मैं इस प्रेशर की बात कर रहा हूं। यह प्रेशर किस चीज का प्रेशर है कि ये समाज तुम्हें हर दिन जैसे ही तुम उठते हो तुम्हें दबाने की कोशिश करता है कि देखो मेरे पास ये, अब तुम्हें भी ये करना है, क्योंकि नहीं होगा तो तुम चूतिए हो। कहीं भी चले जाओ, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, तिब्बत, चाइना, इंडोनेशिया, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी चले जाओ तुम, ये डिजायर का प्रेशर, जो समाज के डिजायर का प्रेशर है, वो तुम्हारी वाट लगा देगा। सुबह उठोगे, अपने दोस्त का कॉल आएगा और भाई आज आईफोन ले लिया 15, आप चला रहे हो 10,000 रुपए का फोन। आपको लगेगा यार ये तो बहुत आगे निकल गया, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरे घर में मेरे कजिन्स आते हैं। अब मेरा एक कजिन है, अब उसकी कहानी आपको बताता हूं। उसकी ऑलमोस्ट 70-80 हजार की नौकरी है, ठीक है। तो उसने एक टीवी ले ली, उसने कार ले ली, सब कुछ ले लिया। वो मेरे घर में जब भी आएगा वो इधर उधर देखता है क्या लिया नया, और अगर नहीं लिया तो पॉइंट आउट करेगा, भाई ये नहीं है। मेरे घर में टीवी नहीं है, मैंने कभी टीवी के पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिया, तो टीवी नहीं है भैया, टीवी नहीं है, मैं नहीं रखता टीवी भी, ठीक है। तो मैंने नहीं लिया, खत्म। उसमें भी एक प्रेशर क्रिएट करके चले जाएंगे। मेरे खानदान में जो मेरे चाचा, मामा, मामी, ये सब जो लोग हैं, सब लोग हैं, घर में आएंगे या कहीं भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं, अरे बेटा ये तो करना, अरे बेटा अभी रेंट पे ही रह रहे हो, अरे बेटा कार ही नहीं ली अभी तक, अरे बेटा ये क्या 2 पहिया चलते रहते हो, अरे बेटा तुम्हारे पास साइकिल ही है, अरे बेटा पैदल जाते हो, अरे बेटा मेट्रो, अरे। फिर अब एक लड़की आपसे शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी, लेकिन उसका बाप आपसे कहेगा काम क्या करते हो? सर 50,000 की नौकरी है। अच्छा, हमें तो 1.5 लाख रुपए का रिश्ता आ रहा है। अब आपके ऊपर प्रेशर आ गया। अब आपके ऊपर प्रेशर क्या आ गया? ससुराल वालों ने यह दिखा दिया कि तुम साले चूतिए हो। अब वो लड़की भी कह रही मेरी क्या गलती, को लड़कियों को तो वैसे ब्लेम नहीं लेना होता है। लड़की सीधा कह देगी भैया पापा मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम 50,000 रुपए कमाते हो, सिर्फ 50,000 रुपए। क्या वैल्यू 50,000 रुपए की? कोई वैल्यू नहीं है। 1.5 लाख की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। 10 लाख रुपए वाले की क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप 10 लाख रुपए कमाओगे तो आप शादी फिर ऐसी लड़की से करोगे जो शायद 100 करोड़ वाली हो, है ना, या सुंदर लड़की से करोगे तो लड़की तो हो सकता है आपको मिल भी जाएगी, सब कुछ सही भी हो जाएगा, पैसे। देखिए, एक तो है फाइनेंशियल प्रेशर, एक आपके खुद के डिजायर का प्रेशर है। देखो, ये समाज कब चुप होता है? ये समाज जब तुम्हारे पास फाइनेंस हो जाता है तो कुछ चुप हो जाता है। फिर वो पीछे बोलते हैं कि हाँ गलत काम कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट उनको ये तो लगता है हाँ इसके पास कार है, इसने उखाड़ लिया कुछ, ठीक है, तो वहां तो चुप हो गया। आप कहोगे हाँ अब मैंने समाज के प्रेशर को कॉन्कर कर लिया है,
जैसे आपका दोस्त आईफोन 15 ले आया, आप अब उसको लगेगा हाँ मैंने तो भैया उखाड़ दिया जो उखाड़ना था। लेकिन अब आपकी जो अभी परेशानी है वो समाज के प्रेशर की है और आपके खुद के डिजायर के प्रेशर की है। लेकिन जब आपका ये दोस्त है आपका जो आईफोन 15 लेके आया है, उसके अपने खुद के डिजायर के प्रेशर की वो है, क्योंकि जैसे ही आपके पास कुछ पैसा आता है तो अब आपको और कुछ बड़ा चाहिए होता है, कुछ और ड्रीम्स आपके हो जाते हैं नए। कि आपके पास 5 लाख रुपए की नौकरी है तो अब आप 10 लाख रुपए की स्विफ्ट डिजायर नहीं खरीदोगे, आपको रेंज रोवर खरीदनी है, आपको रोल्स खरीदनी है। तो आप वो सोचोगे कि यार 5 लाख में यार ये क्रीटा वीटा कौन चलाता है यार, क्रीटा वीटा हटाओ यार, ये थार वार महिंद्रा थार कौन चलाएगा, हट, हम तो जीप लेंगे जीप। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो क्रिएट होता ही रहता है आपके डिजायर का, और ये एंडलेस रेस है। अब इसके पीछे आदमी भागता है, चाहे इसको एडमिट करे चाहे ना करे, आदमी कहीं ना कहीं वो अपने आप को भरना चाहता है। तो वो उसके अंदर गलत फहमी आ जाती है अल्टीमेटली कि वो खाली है, वो एम्प्टी है, वो सुखी नहीं है। तो उसको लगता है कि अगर सोसाइटी वाले जो हैं वो मेरे को वैलिडेशन दे दें तो मैं भर जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, जबकि ये बहुत ही बेवकूफ वाली हरकत है। तो अब इससे बाहर आने का क्या तरीका है? इससे बाहर आने का सिर्फ एक तरीका है। अगर आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए मूवमेंट क्या है, तो ऑब्जर्वेशन जरूरी है। तो बाहर आने का एक ही तरीका है, वो है ऑब्जर्वेशन। बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं होगा। आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि मैंने कंप्यूटर लिया था और लेने से पहले मैंने कंप्यूटर में मैं क्या क्या करूंगा उसके सपने देखे थे। लेकिन जैसे ही मैंने कंप्यूटर लिया 30 से 40 दिन में ऑटोमेटिकली अब मुझे बाइक लेनी है। तो फिर आपने बाइक भी लिया, फिर आपको मजा नहीं आया, फिर आपने कहा बाइक पे लड़की बैठा लेंगे मजा आएगा, लड़की बैठा ली, फिर उस लड़की शादी हो जाए, उससे मजा। आपने जैसे कि ये देखा होगा शार्क टैंक पे, जब शार्क टैंक सीजन 1 आया था तो ये सारे लोग आए बड़े खुश थे। क्यों? क्योंकि अभी नया नया फेम मिला था, इनके पास पैसा तो था लेकिन ये बोर हो गए थे, इनके अंदर खालीपन था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शार्क टैंक के लिए हां कह दी। तो इनको जैसे ही फेम मिला, आप साफ साफ ऑब्जर्व कर सकते हो उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि कितने खुश हो गए। इसलिए सेकंड सीजन साइन कर लिया, अब थर्ड सीजन आ रहा है उसको भी साइन कर लिया इन्होंने, है ना। क्यों? क्योंकि अब लोग सब कुछ मिल चुका है, अब ये नहीं यार ये चीज हो जाती, ये चीज हो जाती, तो वो चीज भी हो गई। तो पहले सीजन में तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि पहले 6 महीने में औरत के साथ बहुत मजा आता है। वैसे ही पहले सीजन में बहुत मजा आया, लेकिन सीजन 3 तक आते आते इनको फेम भी बोरिंग लगने लगेगी। क्योंकि जब आप फेम में होते हो तो आपको जज किया जाता है। ये देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आज। कल मेरा एक स्टूडेंट है, अविनाश नाम है उसका, उसने मेरे को अरिजीत सिंह का ट्विटर पोस्ट भेजा। तो उसने जो भेजा था वो ये था कि सोनू निगम को मेरे साथ कंपेयर मत करो, अरिजीत सिंह ने लिखा हुआ था। तो मैंने उसका देखा, मैं नीचे गया, मुझे अरिजीत सिंह के जो इनफैक्ट मैं इसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूं, अरिजीत सिंह की हिडन क्वालिटीज के बारे में। एज अ पर्सनैलिटी मुझे अरिजीत सिंह इतने अच्छे लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं बताता हूं क्यों। तो मैं बहुत शुरू से इंट्रीग्ड था कि ये आदमी इतना छुपा हुआ है, ना इंटरव्यू देता है, ना न्यूज में आता है, ना कहीं रेडियो में बैठता है। इसके इतने भयंकर तलाक हुए, सिगरेट पीता है आदमी, उसके बाद तलाक भी बहुत भयंकर हुआ इस आदमी का। कोई मतलब ही नहीं किसी से, कोई मतलब नहीं, अपना आराम से बॉलीवुड में नंबर 1 बन के बैठा हुआ है। और पीछे उसके फोटो देखोगे यार आप, अरिजीत सिंह का जो हु एम आई, उसका जो ट्विटर हैंडल है हु एम आई है शायद, और फिर कुछ बांग्ला में लिखा हुआ है। अगर आप पीछे मम्मी बैठी हुई, पीछे बर्तन पड़ा हुआ है, पीछे सामान ऐसे ही पड़ा हुआ, गिटार नीचे पड़ा हुआ है, सोफे का कर्टन गंदे पड़े हुए हैं। मतलब ये देखा, मैंने कहा ये मैं फोटो नहीं देखता हूं, मैं पहली चीज तो स्कूटी से आदमी चल रहा, साला 1.5 करोड़ कॉन्सर्ट, 1.5 करोड़ रुपए लेता है वो कॉन्सर्ट का। शिकागो, फ्लोरिडा, साला कहां जाके गया। उसके बाद स्कूटी चल रहा आदमी, और पीछे औरत बैठाए हुए, औरत भी इतनी कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, नॉर्मल औरत है। अरिजीत सिंह ज्यादा अच्छे दिखते हैं, और बैठे हुए और फोटो के पीछे देखो बर्तन पड़ा हुआ उल्टा, कोई पोछा लगा रहा है, कोई साड़ी पहन, कुछ ऐसा लग रहा है
कोई जैसे कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मैंने कहा भाई साहब ये क्या आदमी है। तो मैं बहुत इंट्रीग था शुरू से ही। अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके देखेंगे, ये सब फोटोज आप ऑब्जर्व करिए जाके, किस तरीके की सिंप्लिसिटी है। तो एक मेरे को ट्विटर हैंडल दिखा जिसकी वजह से मैंने सोचा अब इस आदमी के ऊपर मैं वीडियो करूंगा, जो मेरा म्यूजिक चैनल है उस पर। उसमें पता है क्या लिखा था? फेम के पीछे मत भागो, ये पॉइजन की तरह है, ऐसा कुछ लिखा था। फिर जो लाइन मेरे को याद है वो लिखी थी, क्योंकि तुम जज किए जाओगे। बाप रे बाप, एक सेकंड में सारी शोहरत, सारी फेम की धज्जियां उड़ा दी अरिजीत सिंह ने। और मेरे अंदर एकदम से बल्ब जला। मैंने कहा भाई साहब, दिमाग का बत्ती जलना बोलते ना उसको। मैंने कहा यही तो ढूंढ रहा था मैं, क्योंकि मैं नेगेटिव साइड ढूंढ रहा था फेम की, और मिल गई। सही बात है, आपको पॉपुलर होने की खुजली मची है ना, आपके पिछवाड़े में खुजली लगी हुई है, हो गए पॉपुलर, साले तुम जज किए जाओगे। और जो उल्टा सीधा काम करते हैं ना साले, ये सब जो ये अनपॉपुलर लोग हैं, साधारण लोग, वो बचे रह जाते हैं। आप दारू पी के कुछ करोगे, सुबह सुबह ट्विटर पे आपको गालियां पड़ने लगेंगी, आपको जेल हो जाएगी। ये और उससे भी गंदा काम साधारण आदमी करता है, लेकिन उसको कोई जानता नहीं है। आप चिकन खाओगे और किसी ने पकड़ लिया, आपकी वाट लग जाएगी। और उससे भी ज्यादा गंदा काम लोग करते हैं, सुअर खा रहे हैं, गाय खा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह पाता है। आपने बस बोल दिया। अभी रणवीर सिंह ने बीच में एक शॉर्ट में बोला था कि मैं तो बीफ खाता हूं, मैं तो बीफ खाता हूं। भाई इतना लोगों ने उसको पेला, बिकॉज यू आर द वन बीइंग जज दैट इज, ओ माय गॉड। मैंने उसका ट्विटर देखा, मैंने कहा भाई अरिजीत सिंह की जय हो। उसको कोई मतलब नहीं है उसके। अभी रिसेंटली अभी मैंने देखा था अरिजीत सिंह के बारे में, एक डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर, पता नहीं कौन है, हाँ यार नाम नहीं याद आ रहा मुझे। उसने बताया कि अरिजीत सिंह को अगर कोई गाना अच्छा लग गया तो वो पैसा नहीं देखता है, वो कर देगा, फ्री में भी कर देगा। और अरिजीत सिंह को अगर तुमको कोई गाना गवाना है और उसको नहीं पसंद है, तो वो आदमी तुम 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ दे दो तो भी नहीं कर पाएगा, तो भी नहीं करेगा। मतलब उसके ऊपर मोह माया से बाहर आ चुका वो आदमी। एग्जैक्टली वही बात थी। और यहां पे आदमी इतना ट्रैप्ड है कि अगर बस आपको थोड़ा ज्यादा पैसे बढ़ाने हैं, जो आदमी नहीं भी कर रहा वो भी करने लगेगा। जैसे अक्षय कुमार, विमल पान मसाला वालों ने क्या किया, उसको पैसे ज्यादा देने लगे। पहले कम देते थे, ज्यादा बोल दिया भैया 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं 10 करोड़ दूंगा। हाँ आज ठीक है, आज। और भाई अक्षय कुमार ने मसाला बेचना चालू कर दिया। और फिर जज किसका हुआ? अक्षय कुमार का हुआ। और जो साला मसाला खा रहा है दिन में 50 पुड़िया, साधारण आदमी, उसका जजिंग नहीं होगी। देखो कितना खतरनाक है। फेम की सबसे नेगेटिव, यू आर द वन बीइंग जज्ड। फेम एक जहर की तरह। और यही मेरे साथ भी होता है। मैंने नेहा कक्कर को बोल दिया एक बार कि अच्छा परफॉर्म करती है, सबसे इससे अच्छा कोई परफॉर्मर नहीं है। मुंह से जबान से स्लिप हो गया। अरे भैया गाली गलौज, माँ बहन तेरी माँ की, ये वो साले चूतिए ये, अरे बाप रे बाप। जैसे कि पता नहीं मैंने पाकिस्तान को बोल दिया हो हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया हो, ऐसा बोल दिया हो। अरे बाप रे बाप, पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया। मतलब करा इतना, सजा इतनी मिली, मतलब पता नहीं क्या बोल दिया। अरे भैया किसी को ओवर प्रेज ही तो किया है, उसमें हो गया। मतलब यू आर द साला, सब्सक्राइबर बनाने हैं, व्यूज चाहिए, फॉलोवर चाहिए। अरे घोचू, तुम्हारे जैसे घोचू 10 लोग रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, और तुम्हारे जैसे 50 घोचुओं को तो मैं रोज खा के पीछे से निकाल देता हूं। पहले चीजों को समझो, यही प्रॉब्लम है। फेम चाहिए, एक पॉजिटिव साइड देखेंगे, एक फ्रेगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं इसको, जो मेरा कंप्लीट रियलिटी और फ्रेगमेंटेड रियलिटी, एक फ्रेगमेंट देख लेंगे रियलिटी का और कहेंगे यही पूरी रियलिटी है। अरे घोंचू, वो एक 10% बस फ्रेगमेंट है, वो जो केक है उसका, वो जो केक है उसका 10% केक है वो, अभी बाकी 90% तो तुझे मिला ही नहीं। वो तब मिलता है जब अचीव होता है। तो अब सवाल यह आता है कि
अगर हर कोई एक सिंगल केक को पूरा केक मानता है, यानी फेम की एक पॉजिटिव साइड देखता है और उसी को पूरी कंप्लीट रियलिटी मानता है, और उसके बाद जब उसको अचीव हो जाता है तो उसको पता चलता है कि वो जो पॉजिटिव साइड थी वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो खत्म ही हो गई, 2 महीने बाद बोर हो गए उससे, यहां तो सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव है। इतनी लड़कियों की पॉर्न वायरल होती है, इतनी लड़कियों की पॉर्न वायरल होती है, कुछ किसी को मतलब नहीं है। जैसे ही किसी की पॉर्न वायरल हो गई, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की या किसी एक्ट्रेस की पॉर्न वायरल हो गई, तो भैया उसके पीछे लोग पड़ जाएंगे। करो फेम, अब बनो फेम। दिन में 50 पिक्चरें अपलोड होती है, ब्लू फिल्म्स, 50 से 50,000, लेकिन आपकी हो गई, अब आप गए। तो एक पॉजिटिव रियलिटी आपने देख ली, फ्रेगमेंटेड रियलिटी देख ली, और उसको कंप्लीट रियलिटी मानने लगे, जबकि वो सिर्फ एक हिस्सा था रियलिटी का, माइनस तो अभी आपने देखा ही नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि जिसको अचीव हो गया है, जैसे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज है, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब जो लोग हैं, अमिताभ बच्चन, ये लोग क्यों नहीं बात करते हैं? इनको पता सब है कि कंप्लीट रियलिटी क्या होती है, लेकिन ये कभी भी नहीं दिखाते, क्योंकि अब अगर उन्होंने दिखा दिया कि यहां कुछ नहीं है, तो जो इमेज थी, जिस वजह से वो एंटर किए थे, वो इमेज ही खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, झूठ बोलना चालू कर देते हैं कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ, जो तुम सोच रहे थे ना वही है, वही है, वो 10% जो तुम सोच रहे थे ना, वो फ्रेगमेंट जो तुम सोच रहे थे ना, वो फ्रेगमेंट ही कंप्लीट रियलिटी है, वो फ्रेगमेंट ही कंप्लीट रियलिटी है। वो जो फेम के बारे में तुम सोच रहे हो ना, हाँ वही होता है, वही होता, मजा आता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे सपने नहीं दिखाएंगे तो लोग देखना बंद कर देंगे, और अल्टीमेटली वो इसीलिए आए थे कि उनको देखना है। तो ये लोग झूठ बोल बोल के लोगों को उत्तेजित करते हैं, झूठ बोल बोल के, झूठ बोलेंगे, झूठ बोलो, शाम को झूठ बोलो, सुबह झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोले कौआ काटे, कोई कौआ नहीं काट रहा किसी को। ये मेरे संदीप जैसे कुछ 4-5 लोग हैं जो एक्चुअली में आपको बताते हैं यहां कुछ नहीं पड़ा हुआ है। अभी मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हैं ऑलमोस्ट। कभी कभी कोई मुझे मिल जाता है, हौस खास में एक बार मैं गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था, एक लड़का मिल गया। सोचो क्या होगा अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, या मेरे स्पिरिचुअलिटी पे जब फेम आ जाती है तो क्या होगा? पता है क्या होने वाला है? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा तो उसकी फोटो खींच खींच के ये लोग डालने लगेंगे कि देखो पार्थ सर गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हुए। मुझे अच्छा लगेगा कि कोई मुझे सीक्रेटली फोटो मेरी खींच रहा है, ठीक है? या लेट्स से कि अगर मैं कहीं घूम रहा हूं तो मेरे पास भीड़ आ गई, भाई सेल्फी खिंचाओ, सेल्फी खिंचाओ, सेल्फी खिंचाओ, सेल्फी खिंचाओ, सेल्फी खिंचाओ। अब मेरा मन नहीं सेल्फी खिंचाने का, लेकिन पता क्या होता है, जैसे मैं मना करूंगा, आप किसी भी ऐसी वीडियो पे जाकर नीचे देखो जहां पे लोगों ने सेल्फी खिंचाने से मना किया, या कैमरा छीन लिया, या मोबाइल छीन लिया, तो नीचे पता क्या लिखते हैं? हम ही लोगों ने बनाया है और हम ही को सेल्फी नहीं दे रहा है। अबे घोंचू, तूने क्या बनाया? उसकी मेहनत ने बनाया। और पहली चीज तो ये, सबको सेल्फी को दूं मैं? तुमको इतनी यही नहीं पता है कि सेल्फी खिंचा रहा, सेल्फी खिंचा रहे हो, सेल्फी से पूछो तो कि हाँ ठीक है सेल्फी खिंचा, सर खिंचाना मन है क्या खिंचाने का? आपको किसी से भी सेल्फी खिंचानी, कभी संदीप महेश्वरी सामने ऐसे पूछना है, संदीप महेश्वरी पीछे जाओ, संदीप जी के हाय सर, संदीप महेश्वरी मिले आपको, हाय सर, सर आपका मन है क्या सेल्फी खिंचाने का, या आपकी परमिशन अगर मिल पाए तो सर। तो अब वो बोलेंगे सर अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, बोलते नहीं तो चुपचाप चले जाओ। ये मत करो कि अरे खींची लो, क्या हमने आपको बनाया आप। तो ये सब बहुत गंदे गंदे रिपरकशंस होते हैं। हर चीज का एक माइनस पॉइंट होता है, हर चीज का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। इनफैक्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है वो फेड आउट हो जाता है। इसी वजह से तो स्पिरिचुअलिटी में लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं लोग स्पिरिचुअलिटी में? क्योंकि हर चीज का माइनस पॉइंट है, और माइनस पॉइंट ही रह जाएगा सिर्फ पॉजिटिव। पॉजिटिव जो तुम सोच के आए थे वो एग्जॉस्ट हो जाता है। इट्स लाइक अ पेट्रोल की शादी करी मजे मारने के लिए, वो मजा कब तक रहेगा?
3-4 में। यही तो प्रॉब्लम है इस दुनिया की। एटलीस्ट वो फ्रेगमेंट मेंटेन रहे तो भी ठीक है। वो जो फ्रेगमेंट आप सोच रहे हो, चलो ठीक है 10% फेम में ये मजा मिलता है, फेम पाने के बाद, पॉपुलैरिटी पाने के बाद 10% मजा मिलता है। वो साला एटलीस्ट 10% तो मेंटेन रहे। चलो ठीक है 90% नहीं पता था मुझे, चलो वो भी आ गया, वो भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साला वो 10% नहीं रहता, सिर्फ माइनस ही माइनस बचता है। ये प्रॉब्लम है ह्यूमन कॉन्शियसनेस की। इसी वजह से तो वेदांत डिस्कवर हुए। क्यों डिस्कवर हुए? क्योंकि कोई तो आंसर होगा, नहीं आदमी पागल नहीं हो जाएगा, पागल हो ही रहा है। तो ये सारा का सारा जो भी है ना, ये जो गलत समाज की गलत फहमियां हैं, ये बच्चों के अंदर डाल दी जाती हैं और बच्चे क्वेश्चन करते नहीं हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन ना भी करो, अरे घोंचू ऑब्जर्व कर लो। क्वेश्चन क्यों करना, ऑब्जर्व करो ना। जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होगी क्वेश्चन कैसे होगा? आपसे मैं पूछूं, अच्छा आपने कंप्यूटर खरीदा था, आपको कैसा लगा? मजा आया। आपने घर वालों से पूछो आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, सब कहेंगे बहुत अच्छी चल रही है। आप किसी दोस्त से पूछो और भाई जिंदगी के, हाँ बढ़िया चल रही, सब बढ़िया चल रही है। अरे घोंचू साले क्या बताऊं मैं, इतने दोगले लोग जिसकी कोई हद नहीं है। उनसे पूछो भाई अकेलापन लगता है? नहीं नहीं बिल्कुल, हमें क्यों नहीं लगेगा, हम तो बहुत खुश हैं। आप घर वालों से पूछो, आप मम्मी से पूछना, आज पापा से पूछना, पापा आप खुश हैं? नहीं हाँ, और क्या क्या दिक्कत, तुम लोग तो चली रहो, कोई मतलब नहीं किसी से। तो जब ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं वो दुखी है और मानना ही नहीं चाहते, और पता भी मानना नहीं चाहते। वो ऊपर एक ऐसा है कि एक डब्बा लिया, डब्बे को बंद किया, अंदर कीड़े डाल दिए, डब्बा बंद किया और डब्बे को सजा दिया चॉकलेट से। और अंदर कीड़े हैं, उनको पता ही नहीं, चॉकलेट है चॉकलेट है चॉकलेट है चॉकलेट है, अंदर कीड़े हैं, चॉकलेट है। हो गया चॉकलेट साले, चॉकलेट खाओगे तो भी बोर हो जाओगे। अब बताओ क्या इतनी चेतना है कि तुम्हें हर चीज बोर करती है? हाँ 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 हाँ। क्या फिर भी परस्यू करना चाहते हो? हाँ 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 हाँ, तो लगे रहो फिर। अभी तुम्हारे लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी आएगी ही नहीं जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब रोल रिलीजन समझते हैं। कोई कहता है मेरा खाना बनाना स्पिरिचुअलिटी है, कोई सिंगिंग, मेरा स्पिरिचुअलिटी सिंगिंग है, मेरी स्पिरिचुअलिटी ये है, मेरे अरे घोंचू स्पिरिचुअलिटी मतलब पहले समझो। घंटा बजा दिया मंदिर में जाके, स्पिरिचुअलिटी है। अरे तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं पता लोग, एक नंबर के बेवकूफ लोग। और आप लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? हम सबके साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम सबको रोज आके सुबह से लेकर शाम तक ये बताया जाता है कि हाँ भैया ये समाज में ये तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो बनना, नहीं तुम चूती हो। और रोज हर कोई, हाँ कहीं भी जाओगे, कहीं भी कुछ भी देखोगे, कोई एडवर्टीजमेंट देखोगे, एक आदमी अपना खड़ा हुआ है, उसके साथ क्या बोलते हैं, कौन सी कार थी वो, फरारी, चलो फरारी के साथ खड़ा हुआ है और एड में, और 4 लड़कियां आसपास खड़ी हुई हैं, और एड में फरारी दिख रही है और 4 लड़कियां दिख रही हैं। वो एड तुमको साला दबाव पैदा करेगा तुम्हारे अंदर। अब बताओ, कोई एक वस्तु नहीं, कोई इंसान नहीं, ये पूरी दुनिया ही तुम्हारे अंदर दबाव पैदा करती है। सुबह से लेकर शाम तक ये बोला जाता है कि तुमने नहीं किया तो ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। और उसके बाद ससुराल वाले अगर शादी करने जाओगे तो वो बोलने लगेंगे, कंपैरिजन होगा कि देखो मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, उनकी अमेरिका में शादी हुई, और मैं तुम्हारे से शादी करके यहां बैठी हुई कानपुर में या दिल्ली में। आपका कंपैरिजन जीजा जी से होगा। अब बताओ, गए सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का रंडी रोना रुकता नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ बातें करना, ये चाहिए वो चाहिए, इतना कुछ अचीव किया, कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, पूरे टाइम वही बात करना। कुछ लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे इलॉन मस्क है,
उनको चलो ठीक है, मंगल पे कुछ काम करने जा रहे हैं या चंद्रमा पे कुछ ठीक है कर रहे हैं अपना, वो चलो ठीक है, वो उसको कंसीडर भी कर सकते हैं। ये हमें कार चाहिए, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, हमें ये बनना, हमें वो बनना है, हमें बॉलीवुड में जाना, वो जाना। अरे घोचू, बॉलीवुड में पहले जा, पहले अपने आप को सही कर। लोग आज में कहते हैं स्पिरिचुअलिटी तब करनी चाहिए जब पहले पैसे आ जाएं। तो मैंने नीचे कमेंट किया, अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था कि संदीप महेश्वरी ने बोला स्पिरिचुअलिटी तो भैया पैसे की बात करनी चाहिए। मैंने कहा संदीप महेश्वरी को मारो गोली, पहले मेरी बात सुनो, इस बात का जवाब दो। अभी तुम्हारा हाथ मैं काट दूं और तुमसे कहूंगा एक काम करो, जाओ पैसा लेके आओ, तो कैसा लगेगा? या तुम ये कहोगे मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, या तुमको पैसा कमाना है? नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, बस हो गया खत्म। जो आदमी परेशान है वो आदमी स्पिरिचुअलिटी अभी करेगा, बिना बताए किसी के अभी करेगा, चाहे कोई बोले चाहे ना करे, वो करेगा अभी, क्योंकि हाथ कट गया है, अब खून निकल रहा है। वो कोई ये नहीं सुनेगा सर एक बात बताइए हॉस्पिटल जाना चाहिए क्या? हाथ में खून बह रहा है, 2 बाल्टी खून निकल आया है। कभी सुना कभी किसी का हाथ ऐसा कि सर एक बात बताइए, वो संदीप सर तो बोल रहे हॉस्पिटल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आप बोल रहे हॉस्पिटल जाना चाहिए, बताइए। अरे घोचू, तुम जिज्ञासा वाले हो। तो यहां पे 2 लोग एंटर करते हैं स्पिरिचुअलिटी में। एक जो क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी तो किसी को भी हो सकती है। क्यूरियोसिटी स्पिरिचुअलिटी में, क्यूरियोसिटी मैथमेटिक्स में, क्यूरियोसिटी स्पेस साइंस में, क्यूरियोसिटी ब्लैक होल में, क्यूरियोसिटी उस लड़की के पीछे क्या है, कपड़े के पीछे, ब्रा पैंटी में। तो क्यूरियोसिटी की कोई वैल्यू नहीं है। क्यूरियोसिटी से क्या होता है? क्यूरियोसिटी से क्यूरियोसिटी मिटती है। अगर आपको पता भी चल गया आप कौन हो, हु एम आई और व्हाटएवर, तो उससे क्या होगा? आपको पता, अच्छा मैं स्पेस हूं, अच्छा मैं सोर्स ऑफ क्रिएशन हूं, बस यही था। मतलब मैं ब्रह्म हूं, भगवान नहीं होता है, और ये जितने भी भगवान है ये सब जो है ये मतलब ये एक दूसरे भगवान को इशारा करना है, और वो भगवान भी मैं ही हूं। अच्छा बस हो गया, और कुछ नहीं है। अरे यार छोड़ो, एक काम करो, मैट्रिक्स 3 आइए लगा के देखते हैं, कुछ नया उनका क्यूरियोसिटी आ जाएगी। आप देख रहे हो क्यूरियोसिटी वाले जो होते हैं उनका क्या है सीन कि आज इसमें क्यूरियोसिटी, कल उसमें क्यूरियोसिटी। इसीलिए तो कई लोग मेरे पॉडकास्ट सुनते नहीं है, कहते हैं अरे सर बहुत लंबा बनाते हो। मैं इसीलिए बनाता हूं लंबा, क्योंकि जिसका हाथ कटा है, 2 बाल्टी खून बह रहा, वही देखेगा। जिसका हाथ नहीं कटा वो नहीं देखेगा, उनको देखना ही नहीं है, मत देखो। मैं चाहता ही नहीं ऐसे लोग देखें मेरे ये पॉडकास्ट चैनल। और मेरा जो माइंड चैनल है वो चैनल सफरिंग वालों के लिए, क्यूरियोसिटी वालों के लिए नहीं है। क्यूरियोसिटी, अच्छा लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बताया था आपने उसे? अरे ये बड़ा अच्छा बताया आपने। उनको यही नहीं पता है कि उनका माइंड वैरायटी चाहता है, उनका माइंड डिफरेंशिएशन मांग रहा है, उनका माइंड कुछ अलग चाहता है, मतलब ब्लू ओशियन चाहता है कुछ, वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो वही गलती कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। कुछ नया जानते, उससे सेटिस्फैक्शन मिलता, उससे क्या होगा? केबीसी में जाके बैठ जाओगे, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सफरिंग वही। इनफैक्ट सफरिंग की इन्वेस्टिगेशन तो तब चालू होगी ना जब तुम्हारे अंदर गलतफहमी हटेगी, बाहर कुछ पड़ा हुआ है। जब तक ये गलतफहमी हटेगी नहीं, ये पर्दा नहीं हटेगा, तब तक तो क्वेश्चन ही नहीं, स्टेप 1 तो होगा ही नहीं। आप चलोगे ना, आप मेहनत ही नहीं करोगे। तो किसी एक अगर स्पीकर ने बोल दिया कि स्पिरिचुअलिटी में तब जाना चाहिए जब 40 साल के हो जाओ और पैसे अच्छे हों, वो एक एंगल से बोला है, वो उसके लिए बोला है जो क्यूरियस है। ठीक है, आपको अच्छा इंटरेस्ट है जाने में, ठीक है, बाद में कर लीजिए, अभी थोड़ा ज्यादा मेन, सही बात है। लेकिन जब आप इसको सफरिंग पर अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसमें आप कहोगे नहीं हम तो भैया 10 साल बाद करेंगे, तो मर जाओगे तब तक 10 साल बाद करते करते। और 10 साल बाद तक वो कर्मा और एक्यूमुलेट हो जाता है, माइंड और भारी हो जाता है, मेमोरी और ज्यादा फिलअप हो जाती है माइंड में। तो उससे क्या होता है, चीजों पर अटेंशन देना और मुश्किल हो जाता है 40 साल की उम्र से। कोई यंग आदमी कर रहा है तो उसको शायद साधना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएगा, उसको अटेंशन टिकाना अच्छा से आ गया है एक जगह। तो इट्स ऑल अबाउट अटेंशन एट द एंड। मैंने अटेंशन के बारे में बात करी है, संयम, धारणा, ध्यान,
और संयम के बारे में, समाधि के बारे में, और तीनों को मिलाकर संयम बोलते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। बस ये बात कर रहा हूं कि ये जो समाज का प्रेशर है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, ये खत्म नहीं होगा। ये मत सोचो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद और इस समझने के बाद कि ये समाज का प्रेशर झूठ है, खत्म हो जाएगा। नहीं, चलेगा अभी भी, पर पहले आप रोते थे, अब आपको हंसी आएगी, बस ये है। कभी कभी आप इरिटेट हो जाओगे तो आप इनसे गैप बनाना चालू कर दोगे, दूर जाने लगोगे। इसीलिए मैं अपनी फैमिली से दूर रहता हूं, और इसीलिए जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो भी ऐसी नहीं है कि उसके अंदर बहुत मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स हो। वो बहुत ही सिंपल और सादगी वाली लड़की है, सिंपल लड़की है, कोई ज्यादा नाटक नहीं, कुछ नहीं, और वैसी ही लड़की चाहिए थी मुझे शुरू से। उससे अगर आप बात करोगे वो सुनती रहेगी, वो आगे इंटरप्ट नहीं करेगी आपको। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलना है और उसको सुनना है, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बस एक बात बता रहा हूं कि कुछ लोग होते हैं, इतने रिजिड होते हैं कि साला अपने इंटरेस्ट के बाहर बात ही नहीं करते। उनको अपने इंटरेस्ट के बाहर बात ही नहीं करनी है। उनसे बात करोगे कि भाई कुछ भी ऐसा बात करने लगो जो उनके इंटरेस्ट के थोड़ा सा बाहर है, एकदम से उनका इरिटेट होने लगेंगे। आई कांटेक्ट हट जाएगा, नीचे देखेंगे, इधर देखेंगे, और करेंगे, और हो सकता है कुछ और मोबाइल चलाने लग जाए निकाल के। ऐसे लोग इतने घोंचो होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मेरा एक दोस्त ऐसे ही है, वो साला जब भी बात करेगा कुकिंग की बात करेगा, इसकी बात करेगा, उसकी बात करेगा, जो उसको इंटरेस्ट है। जैसे ही मैंने कुछ ऐसी बात करी जो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो उसके लिए, लेकिन खत्म। तो सबसे वही बात करो जिसका कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चलो सुनते तो हैं एटलीस्ट कि हाँ ये क्या कह रहा है, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो साला अपने ही उसमें घूमे हुए हैं। बस मेरा ये पुराना पैटर्न है, मुझे इससे बाहर नहीं आना है। और इन लोगों की हालत बलि के बकरे की तरह हो जाती है जब ये बुढ़ापे में जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे यहीं सोना है, मुझे कहीं नहीं जाना। केदारनाथ चलोगे पापा? नहीं 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 नहीं, मैं यहीं हूं। दादाजी चलेंगे? नहीं नहीं, मैं बेड पे ही बैठा रहूंगा, मुझे अपना ही कमरा चाहिए, मुझे अपना ही बेड चाहिए, मुझे अपना। ये वही लोग हैं, ये आगे चल के वही बन जाते हैं। इनको अडॉप्टेशन, इनके अंदर कोई अडॉप्टिव कैपेसिटी नहीं है, कुछ नया एक्सप्लोर करना ही नहीं है। जिस बाथरूम में नहा रहे हैं, जहां हगेंगे वहीं हगेंगे। इंडियन यूज कर रहे हैं तो इंडियन ही यूज करेंगे। उनके अंदर वो नहीं है कि वो यूज करें कि वो कमोड यूज कर लेंगे। नहीं, चलो ठीक है आज कमोड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यूज कर लिया। नहीं नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसी इंटरेस्ट में, उसी हैबिचुअल पैटर्न में रहेंगे। गर्मी में सो रहा है तो गर्मी में ही सोएंगे, एसी है तो एसी चाहिए। कभी तो एडजस्ट करो। नहीं नहीं, कोई अडैप्टिंग कैपेबिलिटी। कोई आदमी बात कर रहा है, कुछ तो सुनो। नहीं, कुछ नहीं सुनना। ऐसा आदमी क्या फिर करेगा? ऐसा आदमी क्या ध्यान लगाएगा इन सब चीजों पे? क्या उससे बात करो? क्योंकि हु एम आई तो हमेशा अलग से, चाहे आप कुछ भी हो, आप अंबानी हो, आप रतन टाटा हो, आप इलॉन मस्क हो, आप दुनिया के कोई भी इंसान हो, हु एम आई तो आपके लिए अलग ही होगा ना। Who am I is not a basic nature for you, right? So who am I is a out of the circle comfortable zone. Now what will happen is कि you will not go into this because it's new. You don't want to try something new. You are just happy with your old patterns. Anyway, पॉडकास्ट पसंद आया हो तो नीचे डोनेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, टेक केयर, लिंक नीचे। बाय।